Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss about hypothesis, its concept and how to test the hypothesis. So our topic for today video is hypothesis development and testing. So research paper राइट करते वक्त सबसे ज्यादा स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है या रिसर्च पेपर रीड करते वक्त आपने नोटिस करा होगा कि हाइपोथेसिस प्रोपोजिशन थ्योरी कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स ये सारे टर्मिनोलॉजीज क्या हैं हाइपोथेसिस क्या होता है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कब यूज करते हैं हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होती है तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे बिल्कुल वेरी लूसिड लैंग्वेज में एंड ये वीडियो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट में डिसर्टेशन राइटिंग कर रहा है या इवन पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर रहा है पीएचडी इंटरव्यू के लिए तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी तो जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक एक्सपेक्टेशन होती है हम सोचते हैं कि शायद सपोज करिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज करती होगी या नहीं या शायद ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन से बेटर होगी या सपोज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करती होगी ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आते होंगे ऐसी अजम्पशंस हमारी माइंड में आती होगी कि ये एजम्पशंस हैं और जब हम इन्हीं एजम्पशंस को साइंटिफिकली कन्वर्ट करेंगे यानी इन एजम्पशन को जब हम साइंटिफिकली टेस्ट करना होता है तो इसी एजम्पशन को हम रिसर्च की लैंग्वेज में हाइपोथेसिस कहते हैं तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है या फिर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसे हम डेटा कलेक्ट करके वेरीफाई करते हैं अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करने वाला पॉइंट है कि हाइपोथेसिस फाइनल ट्रूथ नहीं होता है ये सिर्फ एक प्रोडिक्शन होती है जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में ही लिखा है कि हाइपोथेसिस इज एन टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट अकाउंट्स फॉर अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड कैन बी टेस्टेड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है और इसको हम फैक्ट्स और डेटा को गैदर करके टेस्ट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं अच्छा दूसरी अगर डिफिनीशन पॉइंट को हम नोटिस करेंगे तो ये बोलता है कि हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन टू और मोर मेजरेबल वेरिएबल्स यानी हाइपोथेसिस तभी टेस्ट होगी जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों वेरिएबल्स को हम या उन सभी वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकें अगर किसी भी फैक्ट्स या स्टेटमेंट को या एक्सप्लेनेशन को अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते तो हाइपोथेसिस नहीं हो सकती हाइपोथेसिस होने की बेसिक कंडीशन ही है कि वो टेस्टेबल होना चाहिए ओके इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज करिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं कि डज स्टडी टाइम अफेक्ट स्टूडेंट मार्क्स तो आपको लगता है कि जितना स्टूडेंट्स स्टडी करेगा उसके उतने मार्क्स इंक्रीज होंगे तो ये जो प्रोडिक्शन है जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जितना स्टडी करेगा उतने ही उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे तो ये जो प्रोडिक्शन है यही हाइपोथेसिस है अच्छा हाइपोथेसिस को जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में पॉइंट में स्टेट करा है कि इसको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं लाइक वेरियस टेस्ट होते हैं हम इसको आगे पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या होता है हाइपोथेसिस कैसे चेक की जाती है करेक्ट ट्रू है कि नहीं है तो उसको हम एम्पिरिकली उसको कह सकते हैं रिसर्च लैंग्वेज में कि हम हाइपोथेसिस को एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं अच्छा हाइपोथेसिस शुड कैरी क्लियर इम्प्लीकेशन फॉर टेस्टिंग द स्टेटर रिलेशंस अच्छा uh, इस लास्ट पॉइंट को देखेंगे हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम प्रेडिक्टर वेरिएबल्स बोलते हैं मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स
का हम इफेक्ट देखते हैं, उनके चेंज का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा रह रहा है, वो कैसा मूव कर रहा है। ओके, तो हमने समझा कि डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस की डिफिनीशंस देखी, हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटिस करा। और अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हाइपोथेसिस एक पॉसिबल आंसर होता है, और हाइपोथेसिस हमेशा वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की बात करता है, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है हाइपोथेसिस। अच्छा, तो हमने अभी समझा कि हाइपोथेसिस होता क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हमने सिंपली उसकी मीनिंग समझी हाइपोथेसिस की, कि रिसर्च में हाइपोथेसिस की मीनिंग क्या होती है। अब हम समझेंगे कि इसका रिसर्च में पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस इन अ रिसर्च। तो अब सवाल आता है कि हाइपोथेसिस हम बनाते ही क्यों हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि इट प्रोवाइड्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना एंड फैसिलिटेट्स द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन एरिया। सपोज ये हाइपोथेसिस क्या करता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी या कोई भी फिनोमिना होता है उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे कि हमने अभी बात करी कि स्टडी आवर्स इंक्रीज होने से क्या है, उसके मार्क्स बढ़ेंगे, तो हमें ये हाइपोथेसिस, जब हम हाइपोथेसिस हमने फ्रेम करेंगे इसकी, तो हमें एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देगा जिसके बेस पे हम रिसर्च करेंगे, आगे हम अपनी स्टडी करेंगे, हम उसके बेस पर डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन उसको हम प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। तो ये हमारी नॉलेज को एक्सटेंड करता है, हमारे रिसर्च के एरिया को एक्सटेंड करता है। ठीक, ये हमारे रिसर्च को गाइड करता है। Then it provides the investigator with a relational statement that is directly testable in research study. अच्छा, रिसर्च में जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या वेदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें कुछ एम्पिरिकल टेस्ट करने होते हैं, हमें डेटा को वेरीफाई करना होता है, कोई भी सुटेबल टेस्ट रन करके, कोई भी हम एनालिसिस करके, लाइक रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, या तो हमें ये बताना होता है कि ये डेटा है, इस डेटा को मैंने टेस्ट करा तो ये रिजल्ट आया। जैसे कि हमने डेटा कलेक्ट करा स्टूडेंट की स्टडी आवर्स और उनके मार्क्स का, देन हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या स्टडी आवर इंक्रीज करने से मार्क्स इंक्रीज कर रहे थे कि नहीं। सपोज हमने रिग्रेशन टेस्ट करा, मल्टीपल रिग्रेशन, तो अगर हाइपोथेसिस हमने फॉर्म करा तो वही हाइपोथेसिस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसको डायरेक्टली टेस्ट कर सकें और अपनी रिसर्च में उसको यूज कर सकें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइपोथेसिस रिसर्च करने में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइक रिसर्च को डायरेक्शन देता है कि अगर हाइपोथेसिस नहीं होगी तो रिसर्चर को पता ही नहीं होगा कि किस डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, किस चीज को एनालाइज करना है, किस रिसर्च क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग कंक्लूजंस ऑफ द स्टडी। इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये जो क्या होता है कि हाइपोथेसिस डेवलप जब हम करते हैं, तो जब उसको हम टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम उसकी फाइंडिंग्स को हम अपनी कंक्लूजन में लिख सकते हैं अपनी स्टडी के। जो हमारी स्टडी की कंक्लूजन होती है वो हाइपोथेसिस के टेस्ट पे डिपेंड करती है। सपोज हमने रिसर्च करी और हमने पाया कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से मार्क्स स्टूडेंट्स के इंक्रीज कर रहे थे, तो उसकी हमने नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम करी। सपोज हमने नल हाइपोथेसिस फॉर्म करी कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स के मार्क इंक्रीज नहीं होते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका रिवर्स हमने फ्रेम करा कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज करते हैं। देन हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करा। इट मींस कि हमारा हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि है कि स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, उसको हमने एक्सेप्ट करा। तो इस फाइंडिंग को अपनी कंक्लूजन में लिख सकते हैं, क्योंकि इस फाइंडिंग को हमने एविडेंस के थ्रू प्रूव करा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ वर्किंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ थियरी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये जो हाइपोथेसिस है ये थियरी और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बीच के कनेक्शन को बनाती है। अच्छा, जैसे कि हमने एक थियरी, आगे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरीज क्या होती हैं, तो
हाइपोथेसिस को हम थ्योरीज के थ्रू फ्रेम कर सकते हैं। तो आगे हम डिडक्टिव और इंडक्टिव में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड बी टेस्टेड एंड शोन टू बी प्रोबेबली सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड अपार्ट फ्रॉम मैंस ओन वैल्यूज एंड ओपिनियन। अच्छा, एक इंडिविजुअल की उसकी वैल्यूज होती हैं, ओपिनियंस होती हैं। लाइक हमारा ओपिनियन है कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज होंगे, ये उसका ओपिनियन है। बट सपोज हमने डेटा कलेक्ट करा एंड फाइंडिंग्स इसकी रिवर्स आई कि स्टडी आवर इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज नहीं करते हैं। ये फाइंडिंग रिवर्स आ रही है, हमारे ओपिनियन की रिवर्स आ रही है। क्योंकि सबको लगता है कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने से मार्क्स इंक्रीज होंगे, बट हमने डेटा कलेक्ट करा और फाइंडिंग आती है कि स्टडी इंक्रीज करने से मार्क्स इंक्रीज नहीं करते हैं। उसके रीजन है लाइक लॉन्ग टाइम स्टडी करने से फटीग होता है, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ऐसे ऐसे करके है। तो अ, हम ये देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस को हम जो सपोर्टिव आर्गुमेंट होता है, प्रोबेबली सपोर्टिव होता है या नॉट सपोर्टिव होता है, उसको भी हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। हम प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। तो किसी भी रिसर्च को लेजिटिमेट बनाने के लिए हमें हाइपोथेसिस फ्रेम करना होता है, क्योंकि रिसर्च हमारी वैल्यूज एंड ओपिनियंस पे नहीं वर्क कर सकती। रिसर्च हमेशा एविडेंस बेस्ड होती है। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, देन हम उस एविडेंस से जो फाइंडिंग्स आती है हम उसको रिपोर्ट करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को रिपोर्टिंग में हाइपोथेसिस डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम हाइपोथेसिस डेवलप ही नहीं करेंगे तो हम किस चीज कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, किस चीज को रिजेक्ट करेंगे, किस चीज को प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। तो एक अच्छी रिसर्च में हाइपोथेसिस होना बहुत ही मस्ट होता है। इवन इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स जो कि रिसर्च में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमने अभी देखा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी मीनिंग समझी, हमने उसका पर्पस समझा। देन वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस कब अच्छी होती है कि अब हर स्टेटमेंट हाइपोथेसिस नहीं होती। नहीं नहीं, देखिए, अब हर स्टेटमेंट हाइपोथेसिस नहीं हो सकती। एक अच्छी हाइपोथेसिस, एक गुड या अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस की कुछ क्वालिटीज होती हैं। अब हम उन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो पहली क्वालिटी है कि वो सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और स्टेटेड इन एडवांस। हम हाइपोथेसिस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम हाइपोथेसिस को कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, या हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे अपनी रिसर्च में कि हमने क्या फ्रेम करना करा है और हम क्या प्रूव या डिसप्रूव करना चाहते हैं। हम डेटा भी कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, डेटा को भी गैदर नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हाइपोथेसिस सिंपल रखिए और स्पेसिफिक रखिए। अगर आपने ओवरली ब्रॉड हाइपोथेसिस फ्रेम कर दी तो आप डेटा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, आप उस पर कोई अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं लगा पाएंगे और आप अप्रोप्रिएट फाइंडिंग्स भी नहीं जनरेट कर पाएंगे। और हमेशा रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करना होता है, क्योंकि वो आगे की रिसर्च को गाइड करता है हाइपोथेसिस। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हाइपोथेसिस रिसर्च को डायरेक्शन देता है। ओके, देन जो दूसरी क्वालिटी है कि ये इट शुड एक्सप्लेन रिलेशनशिप, उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। हम एग्जांपल लेते हैं कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग जब हम इंक्रीज करते हैं या एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो एक रिलेशनशिप स्टेट कर रहा है हाइपोथेसिस हमारा। तो हमें हाइपोथेसिस एक ऐसा ही फॉर्म करना चाहिए जिसकी एक्सप्लेनेटरी पावर हो और वो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को शो करता हो दो वेरिएबल्स के बीच में, कि लाइक ट्रेनिंग इंक्रीज हुई तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई एम्प्लॉय की। हाइपोथेसिस की एक एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए कि उसको एक्सप्लेन किया जा सके, उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सके, और उन दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करके मेजर किया जा सके। मस्ट बी टेस्टेबल, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हाइपोथेसिस को हम फ्रेम ही करते हैं क्योंकि हमें उसको टेस्ट करना होता है, हमें उसको वेरीफाई करना होता है एविडेंस के थ्रू, हमें उसे प्रूव या डिसप्रूव करना होता है। तो हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टेबल होनी चाहिए। हम जनरल स्टेटमेंट्स नहीं फ्रेम कर सकते। देन नेक्स्ट क्वालिटी है कि इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जो हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मैच करनी चाहिए।
इट मीन्स कि वो लिटरेचर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसे वेग या एम्बिगुअस या ओवरली ब्रॉड स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसे फ्रेम नहीं कर सकते कि ये हमारी रिसर्च की हाइपोथेसिस है। हमेशा हाइपोथेसिस लिटरेचर के साथ होनी चाहिए, लिटरेचर को कॉम्प्लीमेंट करे वो हाइपोथेसिस। देन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो सिंपल होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए हाइपोथेसिस। स्पेसिफिक, क्लियर, कंसाइज होनी चाहिए हाइपोथेसिस। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाइपोथेसिस की। देन हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। आज के इस वीडियो में हम पूरा हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम कवर कर लेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि ये सिग्निफिकेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, अल्फा बीटा, टाइप वन एरर, पावर ऑफ द टेस्ट, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको हम एक पूरा सिस्टमेटिक वे से समझेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या रिसर्चर ऐसे होते हैं उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको अगर आप रीड करेंगे तो ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं। तो आगे ये कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में ये थोड़े से बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन ये आगे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे हम आगे इससे भी अच्छी चीजें पढ़ेंगे एडवांस लेवल की। चलिए अब हम आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाइपोथेसिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, रिसर्च में जनरली हाइपोथेसिस जो मेजरली होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एच जीरो या एच नॉट से डिनोट करते हैं, एंड एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसे एच वन या एच ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एच जीरो से हम एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछ लेता है कि नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, एच जीरो से हम नल हाइपोथेसिस को, या एच वन या एच ए से हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस उस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जो कहता है कि देर इज नो एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देर इज नो एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब ये ऐसी बात करता है कि जहां भी कहता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो रिसर्च की लैंग्वेज में अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ऐसा बोलता है तो उसे हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे अगर वो बोले कि देर इज नो डिफरेंस, अगर अब बोला जाए कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टडी आवर्स एंड स्टूडेंट मार्क्स, तो ये जो हमने नो डिफरेंस बोला, ये हमने क्या फ्रेम करा, इसको हमने नल हाइपोथेसिस फ्रेम करा कि देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो रिलेशन, देर इज नो इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर्स एंड इंक्रीज इन स्टूडेंट्स मार्क्स। तो जिसको हम नॉट के फॉर्म में, जिसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, आगे हम समझेंगे कि वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रिजेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके। अच्छा, रिसर्च में इस नॉट या नो डिफरेंस या नो इफेक्ट पोजीशन को डिफॉल्ट पोजीशन बोलते हैं। यानी जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हमारी डिफॉल्ट पोजीशन होती है, जहां पे हम सबसे पहले बोलते हैं कि देर इज नो इफेक्ट और नो डिफरेंस या नो रिलेशन। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नल हाइपोथेसिस हमारा हमेशा डिफॉल्ट पोजीशन होता है। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पर पढ़ेंगे, नल हाइपोथेसिस स्टेट्स द अपोजिट ऑफ व्हाट द एक्सपेरिमेंटर वुड एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट। अच्छा, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी प्रोडिक्शन होती है कि हम हमारी रिसर्च इस डायरेक्शन मूव करेगी। अगर हमने हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज होंगे, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस फॉर्म होगा वो हमारी यानी एक्सपेरिमेंटर यानी रिसर्चर की अपोजिट फॉर्म होगा कि देर इज नो इफेक्ट। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट है, जब रिसर्चर अपनी फाइनल कंक्लूजन बनाता है तो या तो वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है या उस नल हाइपोथेसिस को
रिजेक्ट नहीं कर पाता है, यानी इसको या तो रिजेक्ट करता है या तो फेल टू रिजेक्ट हो जाता है। सपोज अगर अगर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, यानी इट मींस कि वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि बोलता है कि देयर इज रिलेशनशिप, उसको एक्सेप्ट करता है। तो जब इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जब अपनी फाइनल कंक्लूजन लिखता है, तो उसमें ये पोजीशन को रिटेन करता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, इसको मैंने रिजेक्ट करा, इट मींस देयर इज रिलेशनशिप, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको मैंने एक्सेप्ट करा। अच्छा, देन नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट रिजेक्टिंग null hypothesis does not really mean that HO is true। अच्छा, हमने सपोज करा कि नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, इट मींस कि वो गलत नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत नहीं है कि देयर इज नो रिलेशनशिप। अभी फिलहाल हमारी रिसर्च में उतने एविडेंस नहीं है कि जो उसको प्रूव कर सके कि वो सही है। आप समझ रहे हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना डजंट इक्वल टू कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो ट्रू हो सकता है। अभी फिलहाल हमने उसको क्यों रिजेक्ट करा, क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट करा है, हमने जो एविडेंस गैदर करा है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। आगे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना इट डजंट मीन कि वो नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है, वो स्टेटमेंट या फैक्ट रॉन्ग इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि हम उसको सही ठहरा सकें नल हाइपोथेसिस को, कि दैट देयर इज नो रिलेशनशिप। ओके, ये इसको हम थोड़ा मार्क कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। जहां हम नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट की बात करें, तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस इसी तरह फॉर्म होती है, जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आप नल हाइपोथेसिस ऐसे ही फॉर्म करेंगे। अच्छा, रिसर्च में ये दोनों हाइपोथेसिस फॉर्म करना कंपलसरी होता है या मस्ट होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तभी आप सुटेबल टेस्ट के थ्रू आप इसको रिजेक्ट करेंगे या फेल टू रिजेक्ट हो जाएंगे, या प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को ये नोटिस मत करिए, आप ऊपर देखिए। An alternate hypothesis is a statement that suggests a potential outcome that the researcher may expect। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस का। ये कहता है कि देयर इज डिफरेंस, देयर इज एन इफेक्ट एंड देयर इज एन रिलेशनशिप। मतलब ये जस्ट नल हाइपोथेसिस का उल्टा बोलता है कि नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई इफेक्ट है। जैसे कि स्टडी आवर्स इंक्रीज होने से मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो कि किसी रिलेशनशिप की बात करता है। तो जो पोटेंशियल आउटकम होता है किसी भी रिसर्च का, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के फॉर्म में फॉर्म किया जाता है। ओके, देन जैसे कि एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिसर्चर ने फॉर्म करी कि एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिड्यूसेस वेहिकुलर पॉल्यूशंस, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकती है। एंड जस्ट इसमें अगर हम नॉट नॉट रिड्यूसेस पॉल्यूशन कर देते तो वो नल हाइपोथेसिस हो जाती। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं जो कहता है कि देयर इज एन इफेक्ट, जिसके आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को पढ़िए, ये काफी एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स खुद ही हैं, लूसिड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अच्छा, जब नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं, तो हम बेसिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमने किसी को रिजेक्ट करा तो हमने किसी को एक्सेप्ट भी तो करा होगा। तो हमने नल को रिजेक्ट करा, देन उसके अल्टरनेटिव जो कि H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसको एक्सेप्ट करा। तो ये पॉइंट है। अच्छा, ऑफन एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अ डिजायर्ड कंक्लूजन। क्या होता है कि कोई भी रिसर्च स्टार्ट जब होती है तो कुछ डिजायर्ड कंक्लूजन्स होती हैं। तो नल हाइपोथेसिस वही डिजायर्ड कंक्लूजन है कि जो कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट एन डिफरेंस। तो एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि व्हेन स्टडी आर इंक्रीज मार्क्स इंक्रीजेस। अच्छा, जो आप इस बॉक्स को नोटिस करिएगा कि रिसर्चर कभी अल्टरनेटिव को डायरेक्टली प्रूव नहीं करता है। हम रिसर्च जब करते हैं तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करते हैं, H1 को प्रूव नहीं करते हैं। हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं अगर डेटा सफिशिएंट नहीं है। डेटा ये कहता है हमारा एनालिसिस की, डेटा के एनालिसिस की
देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप, तो नो रिलेशनशिप इट मीन्स नल हाइपोथेसिस, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करा, इट मीन्स कि कोई रिलेशनशिप है। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमने डेटा गैदर वगैरह करा एंड एनालिसिस करा सॉफ्टवेयर में, तो एक रिलेशनशिप आ रही है, शो कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, तो इट मीन्स हम अल्टरनेट को ना चेक करके हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और जब नल रिजेक्ट हो जाती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाती है। इट मीन्स हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। यानी कि हम नल को रिजेक्ट करते हैं, इट मीन्स हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को देखे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फ्रेम कैसे करते हैं रिसर्च में, इसको समझा। आई होप ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आपको क्लियर होंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी मीनिंग समझी हमने, पर्पस क्या होता है हाइपोथेसिस का रिसर्च में, ये हमने समझा। एक हाइपोथेसिस की क्वालिटीज क्या होती हैं, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको समझा। देन हाइपोथेसिस की टाइप्स को हमने समझा कि रिसर्च में कितनी टाइप्स की हाइपोथेसिस होती हैं और हाइपोथेसिस को कैसे फ्रेम किया जाता है। कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो हमने समझा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, प्रेडिक्शन होती है जिसको हम चेक करते हैं, हमारी assumptions होती है उसको चेक करते हैं। तो सिंपली हम एक हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन होती है, तो जब उस प्रेडिक्शन को हम डेटा की हेल्प से ये चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं, उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, सपोज यू थिंक दैट ऑनलाइन क्लासेस इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सो ये आपकी हाइपोथेसिस बन जाएगी, और आप डेटा कलेक्ट करोगे सर्वे मेथड के थ्रू, एंड आप कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स के मार्क्स को कि ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि। आप कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एग्रीगेशन, कोरिलेशन वगैरह रन करेंगे, एंड आप रिजल्ट्स को एग्जामिन करेंगे। सो इस पूरे प्रोसेस को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। अभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, उसके प्रोसीजर्स क्या होता है, उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने के। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे, उसकी प्रोसीजर क्या है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है कि हमने समझा था कि दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है कि null hypothesis is not rejected, it means you didn't get sufficient evidence to reject the null hypothesis. Possibility is null hypothesis is rejected. It means कि we are supporting the alternate hypothesis, means the inverse of null hypothesis. So हम जब भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो यही दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हम रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट नहीं करते हैं, वी फेल टू रिजेक्ट। ओके, तो ये आप माइंड में रखिएगा। देन हम समझेंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। अच्छा, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मींस जब आप देख सकते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये ये आप देख सकते हैं कोई भी टेल हैवियर नहीं है, ना ही राइट साइड हैवी है, ना ही लेफ्ट साइड है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल है। उस डेटा को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बोलते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट तब यूज होता है जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरी कंडीशन है जो डेटा का स्केल का टाइप का वो इंटरवल या रेशियो स्केल होनी चाहिए। यानी हाइट के फॉर्म में, हाइट का डेटा हो, एग्जांपल की समझ सकते हैं आप, वेट का डेटा हो, मास का डेटा हो। ओके, तो हमारा डेटा का टाइप इंटरवल या स्केल होना चाहिए, रेशियो स्केल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है डेटा हमारा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल हैं लाइक जेड टेस्ट या टी टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं ये नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल टाइप के डेटा होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में इंटरवल या रेशियो स्केल होता है।
नॉन पैरामीट्रिक में नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल टाइप का डेटा होता है। आपने पढ़ा होगा कि डेटा के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। उसकी स्केल्स होती हैं। आप इसके बारे में आगे फर्दर रीडिंग कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है ना, ये पैरामीट्रिक के मुकाबले थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है। और हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि डेटा का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटने टेस्ट। अच्छा, आप ये टेबल देखिए। इस टेबल में मैंने लिस्ट करे हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। और यहाँ पे मैंने बताया कि वन सैंपल के लिए कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, पेयर्ड सैंपल के लिए। तो जेड टेस्ट है या टी टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। और जो काई स्क्वायर, के एस टेस्ट, रंस टेस्ट, बाइनोमियल टेस्ट, मैन वाइटनिस टेस्ट, मीडियन टेस्ट, मैकनेमा टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स हैं। आप इसको क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि वन सैंपल होगा तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, अगर सैंपल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, अगर सैंपल्स जो है पेयर्ड होंगे तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ओके, देन हम समझेंगे। हमने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में समझ लिया हमने। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं इसको समझ लिया। अब हम समझेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं हाइपोथेसिस को लेके, तो उस डिसीजन मेकिंग करते वक्त हम क्या एरर्स कमिट कर जाते हैं। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। इसमें मैंने वर्टिकल कॉलम में यहाँ पे पहला लिखा है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और दूसरी कंडीशन है डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और टॉप कॉलम पे लिखा है नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड सेकंड इज नल हाइपोथेसिस फॉल्स। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू and we rejected the null hypothesis. Null hypothesis is true and we rejected the null hypothesis. It means we have committed type 1 error. Type 1 error is also denoted with the help of a Greek letter alpha. आप इसको माइंड करिएगा, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को। टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव से बोलते हैं और इसको सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं इस एरर को। अच्छा, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज द प्रोबेबिलिटी which represents the risk that a wrong decision may be taken. ये गलती करने के चांस है। लाइक आप 5% मार्जिन रखते हैं कि 5% ऊपर नीचे हो सकता है। आप कहते हैं ना 5% ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये जो 5% आप लेवल लेके चल रहे हैं, इस लेवल को हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। आप टाइप 1 एरर कमिट करने की यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं इस 5% में। अच्छा, तो ये टाइप 1 एरर हो गया। टाइप 2 एरर क्या होता है? So when the null hypothesis is false and we do not reject the null hypothesis, so we have committed type 2 error. This is denoted by Greek letter beta. B आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम false negative से बोलते हैं। जब null hypothesis false होता है और उसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हम टाइप 2 एरर कमिट कर देते हैं। तो करेक्ट डिसीजंस क्या होंगी? करेक्ट डिसीजंस इन दो रोज में आप देख सकते हैं कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है एंड वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सो दिस इज द करेक्ट डिसीजन एंड दिस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। जब टाइप 1 एरर अल्फा है तो करेक्ट डिसीजन 1 माइनस अल्फा होगा। एंड जो सेकंड करेक्ट डिसीजन होगा जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा और उसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। ओके, इसको हम 1 माइनस बीटा बोलते हैं, इसको पावर ऑफ द टेस्ट भी बोलते हैं। एंड इसको 1 माइनस अल्फा को हम कॉन्फिडेंस लेवल भी बोलते हैं। आगे हम इसको समझेंगे। तो टाइप 1 एरर जो होता है ऑकर्स व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एंड टाइप 2 एरर इज ऑकर्स व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। ओके, एंड वी rejected null hypothesis. When null hypothesis false and we rejected the null hypothesis, so we have committed type 2 error.
So we have understood type 1 error and type 2 error. Now, before moving to the steps of hypothesis testing, we will understand few terminologies related to hypothesis testing. इन terminologies को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप डायरेक्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर्स पे चले जाएंगे तो आप इन इन टर्मिनोलॉजीज से आपका इंट्रोडक्शन होगा और आप समझ नहीं पाएंगे. सो इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है सिग्निफिकेंस लेवल. सो सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? सो सिग्निफिकेंस लेवल जो ऑलरेडी डिसाइडेड या प्रीसेट प्रोबेबिलिटी है या होती है, जिसे जो करेक्ट नल हाइपोथेसिस को भी उसमें हम रिजेक्ट कर दें, यानी टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं. जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जो नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं. यानी इट टेल्स दैट रिसर्चर कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है. सपोज सिग्निफिकेंस लेवल डिनोटेड बाय अल्फा इज 5%, यानी 0.05, तो रिसर्चर 5% चांस एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है. इट इज लाइक मार्जिन ऑफ एरर कि 5% रॉन्ग डिसीजन एक्सेप्टेबल है. रिसर्च में सिग्निफिकेंस लेवल मोस्टली 10%, 5% और 1% की होती हैं. लाइक हम 90% पे वर्क करते हैं या 95% वर्क करते हैं या 99% पे वर्क करते हैं. लाइक हेल्थ या मेडिसिन रिलेटेड रिसर्च में हम 99% पे वर्क करते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पे 5% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं यानी सिग्निफिकेंस लेवल, तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा. और सपोज अगर हम किसी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं और 5% हम वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा हो जाएगी. इसलिए हमेशा हम 99% या पे वर्क करते हैं. सोशल साइंसेज में हम 95% पे वर्क करते हैं, यानी हम 5% हमारा अल्फा सेट रहता है. ओके. देन जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है क्रिटिकल वैल्यू. तो क्रिटिकल वैल्यू इज लाइक अ बाउंड्री. ये हमें बताती है कि कब हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है. मतलब अगर हम दो लाइंस क्रिएट करते हैं और सपोज अगर हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर यहाँ पे एक लाइन -1 से +1 हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू रीजन है, तो अगर -1 से +1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू फॉल करती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. तो सपोज ये एक तरह की बाउंड्री होती है जो स्टैंडर्ड होता है कि रिजेक्शन एरिया और एक्सेप्टेंस एरिया को ये डिफरेंशिएट करता है. देन थर्ड टर्मिनोलॉजी है पी वैल्यू. अब पी वैल्यू को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू. तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो पी वैल्यू क्या बताता है कि जो जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो चांस से मिलने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. यानी कि जो रिजल्ट हमें अचीव हुए वो उसकी चांस की वजह से मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पी वैल्यू बताता है. अगर पी वैल्यू जितनी ही कम होगी तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के एविडेंस हमारे पास ज्यादा होंगे. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अगर पी वैल्यू अगर कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के एविडेंस हमारे पास ज्यादा होंगे. ओके. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. सपोज हमने सिग्निफिकेंस लेवल सेट किया है 5%, यानी 0.05 इज आवर अल्फा एंड पी वैल्यू इज 0.03. सो पी पी वैल्यू का जो डिसीजन रूल होता है कि पी वैल्यू का जो डिसीजन रूल होता है कि अगर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ओके. एंड इफ पी वैल्यू इज मोर देन अल्फा, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. हम वन टेल टेस्ट में देखते हैं, टू टेल टेस्ट में इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. एंड सेम कंडीशन की रिजेक्ट एंड डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा 0.05 है एंड पी वैल्यू 0.03. So here p value is less than alpha. So we reject the null hypothesis. Okay, तो हमने p value
प्रोबेबिलिटी वैल्यू को समझा। अच्छा, जब आप डेटा कलेक्ट करके किसी भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करते हैं तो यू गेट पी वैल्यूज, तो हमें पी वैल्यू का डिसीजन रूल समझना अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पी वैल्यू के बेस पे ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ओके, देन हम समझेंगे कि जी वैल्यू क्या होती है। सो जो जी वैल्यू होती है, जो जी टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये बताता है कि जो सैंपल मीन है हमारा, वो पॉपुलेशन मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। जो हमारा सैंपल मीन है, जो हमारे सैंपल का मीन है, वो हमारे पॉपुलेशन के मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। आप इसको रीड कर सकते हैं। इट टेल्स दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। ओके, तो जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम जी वैल्यू हमें मिलती है, लेकिन हम जी वैल्यू के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। बट हम सिंपलिस्टिक वे पे जाते हैं और हम जी वैल्यू की करॉस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज को देखते हैं कि उस जी वैल्यू की उस सिग्निफिकेंस लेवल पे पी वैल्यूज कितनी है, और हम फिर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो हम जी वैल्यू के डिसीजन रूल को समझेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का जो डिसीजन है, वो हम जी वैल्यू के बेस पे कैसे लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेटेड जी वैल्यू को क्रिटिकल जी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, you can read here that the decision regarding the null hypothesis is based on comparing the calculated g value with the critical g value corresponding to the chosen level of significance। मतलब हमने एक जी वैल्यू कैलकुलेट करी, एंड देन हम उस सिग्निफिकेंस लेवल पे जो क्रिटिकल जी वैल्यू होगी, हम जी टेबल की यूज से हेल्प से हम उस जी वैल्यू को देखते हैं और फिर हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन लेते हैं। तो जो इसका डिसीजन रूल है, जब इफ द कैलकुलेटेड जी वैल्यू फॉल्स विद इन द क्रिटिकल रीजन, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इफ द कैलकुलेटेड जी वैल्यू फॉल्स विद इन द एक्सेप्टेंस रीजन, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, लाइक हमारा जो कैलकुलेटेड जी वैल्यू है 2.35 है, और जो क्रिटिकल जी वैल्यू है वो प्लस माइनस 1.96 है। इट मींस -1.96 टू +1.96। तो जो 2.35 है इज ग्रेटर देन 1.96, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे जो क्रिटिकल जी वैल्यूज होती हैं उसको लिस्ट कर दिया। आप जी टेबल की हेल्प से भी इसको देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जी वैल्यूज कितनी होती हैं। ओके, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझी कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं, पी वैल्यू क्या होती है, उसके डिसीजन रूल क्या होता है, जी वैल्यू क्या होती है, उसके डिसीजन रूल क्या होता है। ओके, देन हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसेस पे जाएंगे। ओके, अब आप के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब आप इजिली इन प्रोसीजर्स को समझ सकते हैं। आप इन 7 स्टेप्स को यूज करके, फॉलो करके आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी हाइपोथेसिस को फ्रेम करना। देन सेकंड स्टेप इज सेट द सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा सेट करना। देन थर्ड स्टेप इज डिसाइड अ सुटेबल टेस्ट। हमने अभी ऊपर टेस्ट के बारे में बात की, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, ऐसे। तो हमें कौन सा टेस्ट, उस टेस्ट की कंडीशन क्या है, ये डिसाइड करके हमें चूज करना है। ओके, थर्ड स्टेप में। देन फोर्थ स्टेप में हमें क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देन फिफ्थ स्टेप में डिटर्मिनेशन करनी है क्रिटिकल वैल्यूज की। देन सिक्स स्टेप में हमें कंपेयर करनी है क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेटेड वैल्यूज से। एंड देन हमें ना लास्ट स्टेप पे कंक्लूजन डिराइव करना है। सो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम सिंपली हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो सपोज you are a teacher and you are testing if student spend 4 hours or more on social media। आप टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट 4 घंटे या उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। ठीक, आप ये टेस्ट करना चाहते हैं। सैंपल मीन जो गिवन है 4.2 आवर्स है।
पॉपुलेशन मीन 4 आवर्स है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है, एंड सैंपल साइज 100 है। ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है। एंड यू कलेक्ट अ सैंपल एंड गेट एन एवरेज ऑफ 3.6 आवर। ये भी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके, ये इलस्ट्रेशन में आपकी सारी गिवन इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला स्टेप है आप हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। तो हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम करी। जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है कि एवरेज टाइम इज मोर देन और इक्वल टू 4 आवर्स। एंड जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने फ्रेम करी, हमने बोला कि एवरेज टाइम इज लेस देन 4 आवर्स। ओके, ऐसा हमने क्यों बोला? अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने क्यों फ्रेम करी? क्योंकि यू हैव कलेक्टेड द सैंपल एंड गेट एन एवरेज ऑफ 3.6 आवर। ओके, सो आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम क्या करी कि लेस देन 4 आवर। सेकंड स्टेप में हम सिग्निफिकेंस लेवल सेट करेंगे। हमने यहाँ पे 5% सेट किया, यानी 0.05 रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर हम कमिट कर रहे हैं कि हम इतने एरर के चांसेस रख रहे हैं, मार्जिन रख रहे हैं, इतने एरर्स हम कर सकते हैं। तो हमारा अल्फा 5% है। देन थर्ड स्टेप में हम एक सुटेबल टेस्ट डिसाइड करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक में भी हम कौन सा टेस्ट, जेड टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट यूज करेंगे, 1 सैंपल 2 सैंपल, ऐसे इंडिपेंडेंट सैंपल वाला। तो हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है? तो इन सारे टेस्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं, काई स्क्वायर, अनोवा। इन जब वो कंडीशंस को डेटा फुलफिल करता है तभी हम उस पर्टिकुलर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। सपोज आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप जेड टेस्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, तो सबकी कुछ कंडीशंस हैं। तो हमने यहाँ पे चूज क्या करा है, हम जेड टेस्ट फॉर 1 सैंपल फॉलो करेंगे। हमने क्यों चूज करा इसको जेड टेस्ट? क्यों नहीं हमने टी टेस्ट या काई स्क्वायर चूज करा? क्यों नहीं हमने अनोवा चूज करा? क्योंकि जेड टेस्ट की जो कंडीशंस है वो हमारा डेटा फुलफिल कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन जेड टेस्ट की कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नो होना चाहिए। तो हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 1.5। दूसरी कंडीशन है सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, यानी एन शुड बी मोर देन 30। हमारा एन यहाँ पे 100 है। तीसरी कंडीशन है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हमारे यहाँ पे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने ये चेक करा है। तो हमने जेड टेस्ट फॉर 1 सैंपल चूज करा है, जो कि हमारे हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए सुटेबल टेस्ट है। तो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम करा, सिग्निफिकेंस लेवल सेट करा, एक सुटेबल टेस्ट डिसाइड करा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिटिकल वैल्यूज को यानी जी स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जी टेस्ट फॉर 1 सैंपल फॉलो कर रहे हैं। जी स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, यानी कि सैंपल मीन डिवाइड माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन स्क्वायर रूट। तो हम हमारी जो सैंपल मीन है 4.2 है, गिवन है 4। पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है, एन एन इज 100 इन स्क्वायर रूट। तो इसको हमने कैलकुलेट वगैरह करा, एंड हमारा जो जी स्कोर आ रही है, जो जी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 1.33 है। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि हम उस सिग्निफिकेंस लेवल, यानी हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम ये करस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज को देखते हैं। हमारा यहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो हम उस 5% सिग्निफिकेंस लेवल की जी वैल्यू हमारी 1.3 है, तो हम जी वैल्यू 1.33 एंड 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे ये चेक करेंगे कि उसकी पी वैल्यू क्या है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे तो हमने देखा और हमने पाया कि जो हमारी पी वैल्यू, हमने जी वैल्यू टेबल पे देखा, और जो पी वैल्यूज आ रही थी उस क्राइटेरिया में वो थी 0.0918, और इसको हमने परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करा और आ रही है 9.18। सबसे पहले हमने जी वैल्यू डिटरमिन करी, एंड फिर हमने जी टेबल खोला। फिर हमने अपने सिग्निफिकेंस लेवल के अकॉर्डिंग उस जी वैल्यू की करस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज चेक करी पी जी टेबल में, और वो वैल्यूज आ रही हैं 0.0918। उसको हमने कन्वर्ट करा 9.18%। तो स्टेप 5 पे हमारा ये प्रोसीजर होता है। अब हम क्या करेंगे, हम क्रिटिकल वैल्यूज को
कैलकुलेटेड जी वैल्यू से कंपेयर करेंगे इस स्टेप में। तो हमने पी वैल्यूज को अचीव कर लिया है, हमारे पास अल्फा भी है सिग्निफिकेंस लेवल यानी 5%। तो हम डिसीजन रूल जो पी वैल्यूज का है उसको फॉलो करके कब रिजेक्ट करेंगे, जो हमने अभी ऊपर समझा उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है कि हम कब एक्सेप्ट करते हैं कब रिजेक्ट करते हैं। तो हमने जी वैल्यू जी मेथड को फॉलो करा है वन टेल टेस्ट के लिए। तो हम तो हमारे पास पी वैल्यूज है, हमारी जो पी वैल्यू है वो है 9.18% और हमारा अल्फा जो सेट है 5% पे है। तो हेयर इट आवर पी वैल्यू इज मोर देन 5%। सो हमने देखा है कि अगर पी वैल्यू मोर देन अल्फा होगी तो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो हमारे लिए तो यही कंडीशन है कि हमारी पी वैल्यू इज मोर देन अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी, हमने नल हाइपोथेसिस क्या फ्रेम करी थी कि एवरेज टाइम इज मोर देन और इक्वल टू लेस देन 4 आवर्स। तो हमने इसको एक्सेप्ट करा, क्योंकि हमने इसको रिजेक्ट नहीं करा, इट मींस वी आर एक्सेप्टिंग दिस टू बी ट्रू और हमने इसको रिजेक्ट करा। ओके, अगर इसी सिग्निफिकेंस लेवल को हम 10% कर दें, 5% को 10% कर दें, तो हमारी पी वैल्यू अब लेस हो जाएगी अल्फा से। इट मींस वी आर रिजेक्टिंग आवर नल हाइपोथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके हाइपोथेसिस को फ्रेम करा, सिग्निफिकेंस लेवल सेट करा, सुटेबल टेस्ट डिटरमिन करा, देन क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करी, देन उन क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ कंपेयर करी एंड कंक्लूजन हमने अचीव करा। सो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कवर करा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी पर्पस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोचेस क्या होती हैं रिसर्च में, देन पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं हाइपोथेसिस में, एंड देन हमने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ा, जेड टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह की। फिर हमने टाइप ऑफ एरर्स भी समझे, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, 1 - अल्फा इज आवर करेक्ट डिसीजन, 1 - बीटा इज करेक्ट डिसीजन। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी देखी, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है, एंड देन हमने अल्टीमेटली देखा कि हम हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही इलुस्ट्रेटिव वे में देखा, हम डायरेक्टली हमने ये नहीं सीखा कि हाइपोथेसिस की प्रोसीजर क्या है चेक करने की। हमने पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे, हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करते हैं समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, आप कुछ पॉइंट समझते कुछ पॉइंट नहीं समझते, इसलिए मैंने आपको उससे रिलेटेड, हाइपोथेसिस से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया है। और आने वाली वीडियो में मैं अलग अलग डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, उनकी कंडीशंस क्या होती है, हमें उन्हें कब यूज करना होता है। तो अगर जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एडवांस लेवल की चीजों का आप आसानी समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यू कैन ईमेल मी एज वेल, अगर कोई डाउट रहता है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप वहां से ये पीडीएफ का एक्सेस भी कर सकते हैं। और रिसर्च से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप फ्रीली मुझे टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। सॉरी, सेकंड